बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसमें सबसे पहले प्रायोजना कार्य 1 पर आते हैं। इसमें सबसे पहले दिए हैं उद्देश्य। उद्देश्य में करना क्या है ये देखते हैं। जहां आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाएं। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलावों और उनके बाज़ारों के बारे में जानकारी एकत्रित करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों में किस तरह बदलाव आए हैं उनका विवरण लिखिए। तो यहाँ पर प्रस्तुति करेंगे। धातु शिल्प। धातु शिल्प प्राचीन शिल्पों में से एक है। धातु शिल्प में विभिन्न धातुओं जैसे घंटा धातु, सोना, चांदी, कांस्य के मिश्र धातु एवं लोहा आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है दस्तकारों के समुदाय। यह कार्य मुख्य रूप से गौड़, मुरिया, ध्रुव, भात्रा समुदाय के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद है तकनीकी। तकनीक में आएगा धातु शिल्प बनाने के लिए लास्ट मोम विधि, रेपोसी और ढोकरा जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसके बाद बाजार है। बाजार शिल्प से बनी वस्तुओं में मूर्तियाँ, मन्नत, दीपक, आदिवासी आभूषण इत्यादि प्रमुख होते हैं जो विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। इसके बाद है बदलाव। धातु शिल्प बनाने के लिए अब छेनी और पॉलिश का प्रयोग किया जाता है। पिछले 20 वर्षों के दौरान इनकी मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे कारीगरों को अच्छा मुनाफा होता है। इस कलात्मक विपुलता ने आदिवासी कारीगरों को देश में अपनी पहचान दिलाई है। इसके बाद बच्चों प्रायोजना कार्य 2 पर आते हैं। इसमें उद्देश्य दिए हैं। उद्देश्य में लिखेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता कीजिए। उनके चित्र व उनके संबंधित जानकारी संकलित कर नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए कार्य एल्बम तैयार कीजिए। एक एल्बम तैयार करना है स्वतंत्रता सेनानियों की। तो इसमें प्रस्तुति में क्या करेंगे हम, हमारे स्वतंत्रता सेनानी। इसके बाद पहला कौन आ जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। जन्म तिथि क्या है इनकी, 23 जुलाई 1906। जन्म स्थान है भावरा गांव। और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है, इन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया था। आगे है, अगला है आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र 1925 में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। फिर इसके बाद है, उन्होंने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 1931 में रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। फिर इसके बाद दूसरा है वीरांगना झलकारी बाई। जन्मतिथि है इनकी 22 नवंबर 1830। जन्म स्थान है बुंदेलखंड, भोजला गांव। यहाँ पर है स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। इनका क्या योगदान है, वह एक वीर साहसी महिला थी। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए इनका फोटो लगाया गया है झलकारी बाई का। नीचे है इनके बारे में लिखा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की निमिष सेना में वह महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वह लक्ष्मीबाई की हम शकल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से युद्ध में इन्होंने बड़ी सूझबूझ, स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय दिया था। तीसरा है रानी अवंतीबाई। जन्मतिथि है 16 अगस्त 1831। जन्म स्थान क्या है, ग्राम मानकेड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है, यह भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। इसके बाद दूसरा नंबर पर लिखेंगे रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। इसके बाद अगला है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा किया। अगला लिखेंगे जगह जगह गुप्त सभाएं कर देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैला दी तथा अपने साथियों के सहयोग से हमला बोलकर घुघरी, रामनगर इत्यादि क्षेत्रों में अंग्रेजी राज का सफाया कर दिया। नोट में लिखेंगे विद्यार्थी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी प्राप्त कर अपनी एल्बम तैयार करने का प्रयास करें।
इसके बाद बच्चों प्रायोजना कार्य 3 पर आते हैं हम। उद्देश्य में लिखेंगे किसी स्थानीय ऐतिहासिक भवन इमारत का परिवेशीय उपलब्ध सामग्री से मॉडल बनाएं। प्रस्तुति करेंगे इसकी ग्वालियर का किला, इसके अंतर्गत हमें लिखना है। तो ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। यह गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है। इसमें कई ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध और जैन मंदिर, गुजरी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, करण महल इत्यादि मौजूद हैं। इस किले का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है। इसमें नोट लिखेंगे विद्यार्थी कागज, छोटे छोटे पत्थर, थर्माकोल शीट, हैंडमेड शीट की सहायता से मॉडल तैयार करने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों अगला है प्रायोजना कार्य 4। तो इसके उद्देश्य क्या हैं? आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 2 जनजातीय समुदाय से संबंधित जानकारी व चित्र संकलित कर दिए गए बिंदु के आधार पर विवरण लिखिए। नीचे लिखेंगे भोजन, वेशभूषा या पहनावा, गहने, उगाई जाने वाली फसलें, प्रमुख उद्यम, मनाए जाने वाले त्यौहार, खेती के तरीके, उपयोग में लाए जाने वाले औजार, सामाजिक रीति रिवाज। तो इसकी प्रस्तुति करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम गौड़ जनजाति के बारे में। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे गौड़ जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली मध्य भारत का विशाल जनजातीय समुदाय है। भोजन में क्या लिखेंगे? महुआ गौड़ जनजाति का प्रमुख भोजन है, जिसे ये देव अन्न कहते हैं। बाजरा, कोंदो, कुटकी और मकई इत्यादि इनके खास भोजन हैं। गौंड शिकार करके मांस तथा मछली खाना पसंद करते हैं। अब है अगला वेशभूषा, पहनावा। गौड़ जनजाति का पहनावा एकदम सादा होता है। महिलाएं 6 से 8 गज की साड़ी घुटनों तक पहनती हैं तथा पुरुष धोती और बंडी पहनते हैं। कंधे पर पिछौरा और सिर पर मुरेठा बांधते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये गौड़ जनजाति के चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, अब लिखेंगे इनके गहनों के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे गहने। महिलाएं हाथ में चूड़ियाँ पहनना सौभाग्य का प्रतीक मानती हैं। पुरुष भी गहने पहनना पसंद करते हैं। पुरुष सिर पर मोर पंखी की कलगी लगाना पसंद करते हैं। फसलें हैं झूम खेती करते हैं। इनमें मुख्यतः बाजरा, आलू, मक्का, चावल इत्यादि की फसलें उगाते हैं। प्रमुख उद्यम हैं कृषि, औजार बनाना, जड़ी बूटियों को एकत्र करना इत्यादि इनके प्रमुख उद्यम हैं। त्योहार में लिखेंगे पोला पड्डुम पर्व गौंड सभ्यता का मुख्य पर्व है। गौंड जनजाति अपने रीति रिवाजों व परंपराओं को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। खेती के तरीके में लिखेंगे ये खेती के पारंपरिक तरीकों को अपनाते हैं। झूम खेती करते हैं, जो जंगल को जलाकर उसकी राख में की जाती है, और जब एक स्थान की उर्वरता तथा जंगल समाप्त हो जाता है तब वहाँ से हटकर दूसरे स्थान को चुन लेते हैं। औजार में क्या लिखेंगे? गौड़ जनजाति खेती करने के लिए मुख्यतः खुरपी, हसिया, फरसा एवं कुदाली इत्यादि औजारों का उपयोग करते हैं। सामाजिक रीति रिवाज इसमें लिखेंगे उत्सवों त्योहारों पर सामूहिक भोज और सामूहिक नृत्य गान करते हैं। हर त्योहार तथा उत्सव पर मद्यपान आवश्यक अंग है। वधू मूल्य की प्रथा है। विवाह के लिए लड़के द्वारा लड़की भगाए जाने की प्रथा है। कोली जनजाति के बारे में लिखेंगे कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। इनका मूल स्थान मध्य प्रदेश के रीवा जिले का कराली क्षेत्र है। यह जनजाति मुख्यतः रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी एवं शहडोल में पाई जाती है। भोजन में क्या आएगा? कोल शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं। ये कंदमूल एवं धान से बने व्यंजन खाना पसंद करते हैं। वेशभूषा पहनावा में लिखेंगे कोल जनजाति के लोगों का पहनावा साधारण होता है। पुरुष प्रायः धोती, कमीज तथा सिर पर सफ़ेद या रंग बिरंगे साफे पहनते हैं, जबकि स्त्रियां चोली, घाघरा और ओढ़नी पहनती हैं। महिलाएं शारीरिक साज सज्जा पर विशेष ध्यान देती हैं।
ये कोल जनजाति का चित्र है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर महिलाएं दी हुई हैं, इन महिलाओं के चित्र हैं, और यहाँ पर नीचे ये देखिए ये इनके नृत्य का चित्र है। चलिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। गहनों में लिखेंगे गहने, इनमें गोदना कला प्रमुख प्रचलन में है। स्त्रियां गर्दन में बड़े बड़े आभूषण पहनना पसंद करती हैं। पुरुष भी गहनों के शौकीन होते हैं। फसलें, कोल जनजाति के लोग अधिकतर खेतिहर होते हैं। पुरुष केवल बुवाई का कार्य करते हैं, अन्य कार्य महिलाएं करती हैं। प्रमुख उद्यम, प्रमुख उद्यम क्या है? यह कृषि के अतिरिक्त कारखानों में कार्य करते हैं। त्योहार में क्या लिखेंगे? कोल जनजाति के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा शारदा माता, मरी माता, सूर्य चंद्रमा इत्यादि की पूजा उल्लास के साथ करते हैं। अगला है खेती के तरीके। ये जंगलों की सफाई कर बंजर जमीन को खेती योग्य बनाकर उस पर खेती करते हैं। औजार इनके क्या क्या हैं? ये खेती के लिए खुरपी, हसुआ या हसिया, फरसा एवं कुदाल इत्यादि औजारों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर है सामाजिक रीति रिवाज। कोल जनजाति में पंचायत का अत्यंत महत्व होता है, जिसके निर्णय को सभी लोग मानते हैं। ये संगीत के शौकीन होते हैं। ये समगोत्रीय विवाह वर्जित मानते हैं। वधु मूल्य की परंपरा है। अब अगला है बच्चों प्रायोजना कार्य 5। इसमें उद्देश्य में हम लिखेंगे इसके अपने परिवार के सदस्यों अथवा आसपास पड़ोस के 4-5 वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए तथा उनसे प्राप्त उत्तरों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है, आपके वार्ड के पंच पार्षद का क्या नाम है? वे क्या कार्य करते हैं? दूसरा है, आपके ग्राम नगर के सरपंच, महापौर, अध्यक्ष कौन है? उनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं? तीसरा है, पंच पार्षद का चुनाव किस प्रकार होता है? और चौथा है, सरपंच, महापौर, अध्यक्ष को अपने ग्राम नगर में कार्य हेतु राशि कहाँ से प्राप्त होती है? पांचवा है, अपने ग्राम नगर में सरपंच, महापौर, अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? चलिए यहाँ पर प्रस्तुति देते हैं। नंबर 1, वार्ड के पंच पार्षद का नाम श्री राम सिलावट, काल्पनिक नाम है ये। पार्षद के कार्य, क्या क्या कार्य हैं इसके? पार्षद का मुख्य कार्य जनता की समस्याओं को परिषद में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करना। दूसरा है, ग्राम नगर के सरपंच, महापौर, अध्यक्ष का नाम श्री सतीश सिकरवार, काल्पनिक नाम ये भी है। इसके बाद महापौर अध्यक्ष के कार्य। महापौर स्थानीय नागरिक निकाय को नियंत्रित करता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है। दूसरा, इसके बाद तीसरा लिखेंगे, यह कार्यक्रम विशेष के दौरान शहर की गरिमा का प्रतिनिधित्व और उसे बनाए रखना कार्यात्मक क्षमता में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नागरिक सदन की चर्चाओं की अध्यक्षता करना होता है। तीसरा है, पंच पार्षद का चुनाव। पार्षद का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में कराया जाता है। प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सहायता से नगर निकाय चुनाव का आयोजन करती है। इस चुनाव में शामिल होने वाले व्यक्ति को जनता के द्वारा चुना जाता है। उस नगर की सारी जनता एकजुट होकर अपने इलाके के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करती है। चौथा है, सरपंच, महापौर, अध्यक्ष अपने ग्राम नगर में कार्य हेतु राशि महापौर को शहर के विकास कार्य के लिए प्रशासन से लगभग 2 करोड़ की राशि प्राप्त होती है, जिसे वह अपने वार्ड को छोड़कर शहर के किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकता है। पांचवा है, ग्राम नगर में सरपंच, महापौर, अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्य का निर्धारण। ग्राम नगर में सरपंच, महापौर, अध्यक्ष इत्यादि यद्यपि स्थानीय शासन के पद हैं, तथापि इनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानूनों के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर महापालिका इत्यादि संस्थाओं के जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाओं के माध्यम से परस्पर विचारोपरांत भी निर्णय करते हैं कि उनके क्षेत्रों में किस प्रकार के विकास कार्य किए जाते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारे 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।